गाइस, फेडरलिज्म समझना है तो अपने घर के कलेश को समझो, जहां पर मम्मी है सेंट्रल पावर, आपके पापा जो है वो स्टेट पावर है और आप जो ठहरे वो है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अब आप सोच रहे होगे ऐसा कैसे, जो मम्मी रहती है वो सारी पावर को होल्ड करके रखती है, पापा को हर बात के लिए मम्मी से पूछना पड़ता है, मम्मी से सलाह मशवरा करना पड़ता है। और अगर तुम अपने मोबाइल में रिचार्ज भी करवाना चाहते हो तो तुम्हें अपने पापा के सामने या मम्मी के सामने अपना सर झुकाना पड़ता है। यानी हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि जो हम हैं वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के जैसे हैं, जहां पर हमें हर चीज के लिए कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ता है, तब जाकर हमारी बातों को सुना जाता है। और अगर हमारे घर की सेंट्रल पावर यानी हमारी मम्मी कुछ कह दे तो हमारे पिताजी को और हमें उन बातों को मानना पड़ता है। वैसे ही हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर वो कुछ भी कह दे तो हमारे घर वालों को या हमारे पूरी कंट्री को उन सारी चीजों को मानना पड़ेगा। तो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे मोबाइल में रिचार्ज तो करवा दिया, बट उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर जज आते हैं, जज साहब बोलते हैं जिसकी गलती होगी उसको सजा मिलेगी, तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, तुम यहाँ से चले जाओ। जैसे मेरे मोहल्ले में 10 लड़के थे भैया, 10 लड़कों ने देखा कि हमें क्या करना है, बढ़िया मैच जाके खेलना है। कभी भी हिंदी को नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं बनाया गया? गाड़ी वाला ऑटो कह दिया क्या मोदी जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया अपने मोटी मोटी मूंछ दिखा के बोलते हैं आई एम द इंडिया जैसी कंट्री को डरा के धमका के रखना है। 500 रुपए का मेरे पास नोट है, एमपी में उसकी वैल्यू 550 रुपए, तुम नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, वो बोलेंगे हम तो 450 रुपए देंगे इस नोट के। हिटलर हुआ करता था, हिटलर ने क्या करा, अपनी पावर का मिसयूज कर लिया। तो आज है हमारा डे नंबर 6 40 डेज रिवीजन सीरीज का, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं फेडरलिज्म। यानी भैया आज हम पॉलिटिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है इसे डिकोड करके जाएंगे और देखेंगे किस तरीके से हमारी पूरी कंट्री के जो अलग अलग कलेश होते हैं उन्हें किस तरीके से रिजॉल्व करा जाता है, किसकी बातों को माना जाता है और किसकी बातों को उड़ा दिया जाता है, उनसे बोल दिया जाता है तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, तुम यहां से चले जाओ। तो हमेशा की तरह बगैर किसी देरी के कर लेते हैं स्टार्ट। अब हमेशा की तरह पहले हम समझेंगे कि हमारा जो चैप्टर है वो किस बारे में है। तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म, तो हम अगर फेडरलिज्म की डेफिनेशन देखें तो क्या बताया जाता है, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आप समझिए ये हमारी बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह ये भी एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पर क्या करा जाता है, विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। मानकर चलिए जैसे आपका जो घर है वो एक पर्टिकुलर कंट्री है, जैसे मान लीजिए आपका जो घर है वो हमारा भारत है, तो हम देखते हैं जो सारी पावर रहती है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथों में रहती है। बट हमें पता है वो पर्सन सारे काम तो नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है अपनी पावर्स को काम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देता है, उसके हिसाब से उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है और अकाउंटेबल भी ठहरा देता है। यानी हम देखते हैं उन सारी जगहों पर जहां पर क्या देखने को मिलता है, एक हायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहती है जो ऑल ओवर कंट्री के लिए रहती है और उसके सब छोटी छोटी यूनिट रहती है जो क्या करती है वहां पर अपने अपने हिसाब से अपने अपने रीजन में काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ना सिर्फ मॉनेटरी चीजों को शेयर करती है बल्कि जो पॉलिटिकल पावर रहती है उसे भी शेयर करती है और उन सारे रीजन के डेवलपमेंट के बारे में भी बात करती है। तो फेडरलिज्म भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर सेंट्रल और उसके अलग अलग सब यूनिट हमें देखने को मिलते हैं। कई जगहों पर ये सब यूनिट के पास इक्वल पावर रहती है और कई जगहों पर इक्वल पावर नहीं रहती, उसको चैप्टर में आगे समझेंगे। तो फिलहाल आपने क्या समझा, फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच 2 और मोर गवर्नमेंट आर देयर। यानी किसी कंट्री में 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो वो कौन सी वाली कंट्री है, फेडरल कंट्री है। अगर यहां देखा जाए बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर ऑटोनॉमस। भैया ये ऑटोनॉमस क्या कह दिया, गाड़ी वाला ऑटो कह दिया क्या? नहीं, ऑटोनॉमस का मतलब रहता है जैसे मुझे कुछ करना है तो मैं मेरे हिसाब से कर सकता हूं, तुम्हें कुछ करना है तो तुम तुम्हारे हिसाब से कर सकते हो। यानी यहां पर जो पावर रहती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दी जाती है, फिर हम अपनी पावर का अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये समझ लेना तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे मोबाइल में रिचार्ज तो करवा दिया बट उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। वैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आपको आपकी पावर का मिसयूज नहीं करना है, आपको सही ढंग से उनका इस्तेमाल करना है। जैसे अगर हम देखें कई जगह पर जो क्या रहती है, स्टेट गवर्नमेंट रहती है वो पावरफुल रहती है, कई जगहों पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कैसी रहती है, बराबर रहती है। और जैसे हमारा जो भारत है मोदी जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बढ़िया अपने मोटी मोटी मूंछ दिखा के बोलते हैं आई एम द स्ट्रांग, आई एम द स्ट्रांग, नोबडी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन मी। तो उसी तरीके से कई गवर्नमेंट ऐसी रहती है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है और कई जगह ऐसी रहती है जहां पर हर स्टेट क्या रहता है, इक्वली पावरफुल रहता है। तो हमने फेडरलिज्म तो देखा कि फेडरलिज्म क्या है, बट यहां पर अगर हम बात करें, जब आप फेडरलिज्म देख ही रहे हो तो इसके फीचर भी देख लो। यानी भैया जो फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं वो क्यों करते हैं उसको भी समझ लेते हैं। 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो जिन भी कंट्री में 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो उन कंट्री की जो गवर्नमेंट रहती है उसे फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। यानी भैया हमारी जो कंट्री है, हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, यानी हम जो है ये फेडरल कंट्री है। चाइना अगर हम चले जाएं अपने आप को वो फेडरल कहता तो है बट वो यूनिटरी है। यूएसए हम जा सकते हैं, यूएसए भी क्या है,
एक फेडरल कंट्री है, तो जिन भी कंट्री में दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल कंट्री। सेम सिटीजन गवर्न बाय डिफरेंट लेवल्स। यहां पर अगर देखा जाए, जैसे मानो मेरा जो आधार कार्ड है उसके ऊपर किसका नाम लिखा रहता है, भारत सरकार। मेरा पासपोर्ट बनेगा, किसका नाम लिखा रहता है, भारत सरकार। बट जब कभी हमारे वोटर आईडी कार्ड बनते हैं तो हमारे स्टेट का नाम लिखा रहता है। और अगर हम बात करें जो हमारा राशन कार्ड बनता है उसमें हमारे शहर का नाम लिखा रहता है। उसका रीजन क्या है कि अलग अलग जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, वो तीनों के तीनों मिलकर हमें क्या करती है, रूल करती है। बट सभी के जो ज्यूरिसडिक्शन होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। मतलब जिन चीजों पे सेंट्रल गवर्नमेंट मुझसे टैक्स ले सकती है, मुझे रूल कर सकती है, उस पे स्टेट नहीं कर सकती। जिन पे स्टेट कर सकता है उन पे लोकल नहीं कर सकती, और जिन पे लोकल करता है उन पे सेंट्रल और स्टेट नहीं कर सकती। यानी सेम सिटीजन को तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्न करती है। और सारी चीजें कैसी रहती है, फंडामेंटली करेक्ट आपको देखने को मिल जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर। अब भैया मैंने तो बोल दिया कि आप क्या कर रहे हैं, सेम सिटीजन को गवर्न कर रहा है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल हो सकती है क्योंकि वो पूरी कंट्री की गवर्नमेंट है, उसके पास रिसोर्स ज्यादा है। तो उसके बाद भी जो स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, वो कैसे काम कर पाती है, क्योंकि हमारा जो संविधान है, जैसे हम बोलते हैं ना हम वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उसका कारण है कि हमारा जो संविधान है वो इतना ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया गया है कि कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकती। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट बताया गया है कौन सी वाली जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके की पावर का इस्तेमाल कर सकती है। ये सिर्फ इंडिया में देखने को नहीं मिलता, जिन भी कंट्रीज में फेडरल गवर्नमेंट है वहां पर आपको ये फीचर देखने को मिल जाता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब मान लो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूं, आप मेरे सामने कौन हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, हम दोनों के बीच में किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट हो गए तो यहां पर जज आते हैं, जज साहब बोलते हैं जिसकी गलती होगी उसको सजा मिलेगी, उसे कंपनसेशन और फाइन देकर जाना पड़ेगा। यानी हम यहां पर नोटिस करते हैं कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम रहता है वो इंडिपेंडेंट रहता है। उसको इस वजह से इंडिपेंडेंट रखा गया कि कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लिए नहीं और स्टेट गवर्नमेंट अपने फायदे के हिसाब से उसे यूज ना करे, और वहां पर वो जो हमारी जुडिशियल सिस्टम रहता है वो अपने हिसाब से सही चीजों को सही बता सके, किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट्स को सेटल कर सके। अगर वो गवर्नमेंट के बीच में होते हैं, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में होते हैं, सिटीजन और सिटीजन के बीच में होते हैं, किसी के बीच में भी अगर इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसे कौन रिजॉल्व करता है, जुडिशियल सिस्टम। और हम देखते हैं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रहती है। जैसे आजकल हम देखते हैं जो जीएसटी हम पे करते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हम भरते हैं, उसके दो अलग अलग हिस्से रहते हैं। एक रहता है सीजीएसटी और एक रहता है एसजीएसटी। सीजीएसटी का जो पूरा का पूरा पैसा रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, एसजीएसटी का जो पूरा पैसा रहता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है। मान लीजिए 200 रुपए का टैक्स मिला तो 100 रुपए इनके पास आ जाते हैं, 100 रुपए इनके पास आ जाते हैं। अब इस 100 रुपए का ये जिस भी प्रकार से इस्तेमाल करना चाहें ये उस प्रकार से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी इन्हें पूछने वाला नहीं रहेगा कि आपने 100 रुपए का कैसा इस्तेमाल किया, 100 रुपए कहां खर्च किए। यानी हमारे पास पावर रहती है, फुली इंडिपेंडेंट रहते हैं, जहां भी जितना भी पैसा हमें खर्च करना है उतना पैसा हम खर्च कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर रहते हैं जो हमें हर कंट्री के अंदर देखने को मिल जाते हैं। भैया हम हर कंट्री के बारे में क्यों पढ़े, हम तो हमारे भारत के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमारा भारत जो है वो महान है। भैया महान कंट्री के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, किस तरीके से हमारे भारत के अंदर ये जो फेडरलिज्म है इसको क्या करा जाता है, फॉलो करा जाता है। सबसे पहले जैसे अगर आप यहां पर ध्यान दें, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं क्या करके रखती है, आपस में सारे स्टेट को होल्ड करके रखती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसको आप आगे समझेंगे। जैसे अगर हम यहां ध्यान दें, दो अलग अलग टाइप के फेडरेशन हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है कमिंग टुगेदर। अब कमिंग टुगेदर का मतलब समझो, जैसे मेरे मोहल्ले में 10 लड़के थे भैया, 10 लड़कों ने देखा कि हमें क्या करना है, बढ़िया मैच जाके खेलना है। बट जब हम मैच खेलना चाहते हैं तो भैया हम दो अलग जाएंगे, दो अलग जाएंगे, दो अलग जाएंगे, तो मैच ही नहीं खेल पाएंगे। बट हम क्या करेंगे, आपस में टीम अप कर लेंगे। तो कमिंग टुगेदर वो रहता है जहां पर अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट अपने आप से यहां पर डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है, आपस में मिलकर एक बड़ी कंट्री बना लेना। जैसे यूएसए के बारे में अगर हम बात करें, यूएसए में 50 छोटे छोटे स्टेट है, बट उन स्टेट को पता था अगर उन्हें वर्ल्ड में सुपर पावर बनना है, चाइना जैसी कंट्री से टक्कर लेना है, इंडिया जैसी कंट्री को डरा के धमका के रखना है, तो वहां पर उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, आपस में सारे स्टेट ने डिसाइड किया कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं। तो कमिंग टुगेदर जहां पर आपस में डिसाइड किया जाए कि वो एक बड़ी यूनिट बनना चाहते हैं, इसका फायदा यह रहता है कि हर छोटी यूनिट के पास अपनी अपनी पावर रहती
रहती है, किसी के पास कम या किसी के पास ज्यादा पावर नहीं होती है। बट फिर बात आती है हमारे भारत जैसी कंट्री की, जिसको हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर का एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। उसका रीजन रहता है कि हर जगह पर जाकर वो सारे डेवलपमेंट को नहीं देख सकती, ग्रोथ प्लान्स नहीं बना सकती, तो वो क्या करती है, ऑल ओवर कंट्री को मेजर करती रहती है, ऑल ओवर कंट्री को देखती रहती है, बट छोटी छोटी सब यूनिट बना देती है ताकि पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके उन सारे एरियाज को ज्यादा डेवलप करा जा सके। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल रहती है और कमिंग टुगेदर में हर स्टेट गवर्नमेंट अपने आप में ज्यादा पावरफुल रहती है। होल्डिंग टुगेदर में जहां हर स्टेट के पास अपनी अपनी बराबर पावर नहीं होती, कई स्टेट ज्यादा पावरफुल, कई स्टेट कम पावरफुल, बट जो कमिंग टुगेदर रहता है उसमें हर स्टेट कैसे रहते हैं, इक्वली पावरफुल रहते हैं। हम बोल सकते हैं जो इंडिया है वो होल्डिंग टुगेदर का है, जो यूएसए है कमिंग टुगेदर का है, स्विट्जरलैंड कमिंग टुगेदर का है, बेल्जियम किसका है, होल्डिंग टुगेदर का एग्जांपल है। दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट होती है। हमारा जो भारत है वो होल्डिंग टुगेदर के अंदर आ जाता है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट सारी पावर को अपने पास रखती है। अब बात आती है कि हमारा जो भारत है वो अपने आप को फेडरल कैसे कह लेता है। अगर आप ध्यान दें, हमारे पास फेडरल स्ट्रक्चर है, उसका रीजन क्या है, आज हमारे पास सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास लोकल गवर्नमेंट भी। भैया कैसे, अगर आप ध्यान दें, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हमारे भारत में, एक यूनिक फीचर देखने को मिलता है जो यूरोपियन कंट्रीज में देखने को नहीं मिलता है। वहां पर 2 स्टेट ऑफ गवर्नमेंट रहती है, बट हमारे पास 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहती है। एक सेंट्रल लेवल जो कि क्या करती है, पूरी कंट्री के लिए प्लान बनाती है, सारी काम को करती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट जो अपने एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए सारी चीजों को डिसाइड करती है, अपने काम को करती है। फिर हमारी लोकल गवर्नमेंट आ जाती है। अगर आप एक गांव में रहते हैं तो गांव में जो पंचायत वो आ जाएगी, और अगर शहर में रहते हैं तो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी आ सकती है, मतलब नगर निगम और नगर पालिका वहां पर आपको रूल कर सकती है। तो हमारा भारत फेडरल है क्योंकि 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात आती है, आप क्या कर रहे हैं, पावर को तो डिवाइड कर रहे हैं, बट पावर कैसे डिवाइड होगी इसको बताने के लिए 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उसमें क्लैरिटी दे दी गई थी कि किस प्रकार से कौन से लेवल के पास क्या पावर रहेगी। तो हर बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। अगर कोई भी लेवल अपनी पावर का मिसयूज करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम उसे पनिशेबल कर सकते हैं। इवन अगर हम बात करें, कोई भी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी रहती है उसे भी हम रिमूव कर सकते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को ओवर पावर नहीं कर सकता, मिसयूज नहीं कर सकता है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहती है, जिस वजह से अगर हम बात करें, हमारे भारत के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट किसी और को डरा धमका नहीं सकती। जैसे आप देखते हैं ममता बनर्जी जो है वो अलग पॉलिटिकल पार्टी की है, कई स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, बट मोदी सरकार उन गवर्नमेंट को छेड़ती नहीं है। उसका रीजन है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर स्टेट गवर्नमेंट को अपनी अपनी पावर दी है, तो वो अपने स्टेट में क्या करते हैं, अपने हिसाब से काम कर लेते हैं। तो हमारा भारत एक फेडरल कंट्री कैसे बनता है वो तो हमने देख लिया, बट एक बात हमने पढ़ी कि इंडिया में हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास अपनी अपनी पावर है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ 3 अलग अलग तरीके की लिस्ट रहती है, एक यूनियन रहती है, एक स्टेट रहती है, एक कंकरेंट रहती है। यूनियन लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे हम एमपी में रहते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी में जो रहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में कोई रहता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई नॉर्थ ईस्ट से वीडियो देख रहा होगा तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यानी यूनियन गवर्नमेंट हर व्यक्ति के लिए क्या करती है, इन पर्टिकुलर चीजों को करती है, यानी हर व्यक्ति इसकी वजह से क्या होगा, इफेक्ट होगा। तो जो चीजें हर व्यक्ति को इफेक्ट करती हैं वो यूनियन लिस्ट में रखी जाती है। बट पर्टिकुलर आप किसी स्टेट में रहते हैं, वहां की नॉर्मल चीजें जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, तो वो क्या करता है, लोकल लाइफ को इफेक्ट करता है। तो वहां पर अगर हम देखें वो स्टेट लिस्ट में आता है, और वो सब्जेक्ट जो कि क्या करते हैं, यूनियन और स्टेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, उन्हें कंकरेंट लिस्ट में रखा जाता है। यूनियन में आपका फॉरेन अफेयर्स आ जाता है, डिफेंस आ जाता है, करेंसी आ जाता है। मान लो 500 रुपए का मेरे पास नोट है, एमपी में उसकी वैल्यू 550 रुपए, तुम नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, वो बोलेंगे हम तो 450 रुपए देंगे इस नोट के। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं है। डिफेंस मान लो कल को पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो जाती है, तो अगर वहां पर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करने लगे तो वहां पर कभी युद्ध होगा और कभी युद्ध नहीं होगा, जिस वजह से हम क्या नोटिस करते हैं, उन सब्जेक्ट को आप यूनियन को दे देते हैं, स्टेट को वो देते हैं जो किसी एक लोकल गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। और जो आपकी कंकरेंट लिस्ट रहती है इसके अंदर उन सब्जेक्ट को, जैसे आपका कॉमन इंटरेस्ट में एजुकेशन आ जाता है, फॉरेस्ट आ जाता है, आपका क्या बोल सकते हैं सक्सेशन आ जाता है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, कंकरेंट के अंदर आती है। तो 3 टाइप की लिस्ट हो जाती है। बट एक और लिस्ट आपको याद रखना है जो कि कौन सी वाली रहती है, रेसिडुअरी लिस्ट। रेसिडुअरी लिस्ट के अंदर वो सारे सब्जेक्ट आते हैं जो हमारी आजादी के बाद आए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद आए। जैसे एआई बोल सकते हो आप, रोबोटिक्स बोल सकते हो, सोशल मीडिया बोल सकते हो, ओटीटी बोल सकते हो, कंप्यूटर बोल सकते हो, या जो आजकल
हमारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं या हम बात करें एप्लीकेशंस आते हैं, उन सारी चीजों पर जो रूल रहता है वो हमारी यूनियन गवर्नमेंट का रहता है। जैसे पबजी बैन हो गया था 2020 में, उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि यूनियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यहाँ पर डिसीजन ले सकती है। तो हमारी कंट्री एक फेडरल कंट्री क्यों है? क्योंकि हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास अपनी अपनी पावर है, वो अपनी पावर को अपने हिसाब से क्या कर सकती है, यूटिलाइज कर सकती है। अब ये तो हमने देख लिया कि हमारी कंट्री फेडरल कंट्री तो है, बट भैया हम तो 1947 में आजाद हुए थे। आज भी अगर हम बात करें, हमारे देश के लोग इवॉल्व हो रहे हैं, तो हर समय हमारी कंट्री ने कोई ना कोई बदलाव लेकर आए हैं। तो किस प्रकार से हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म को फॉलो करा गया? तो सबसे पहला पॉइंट अगर आप याद रखें वो है लिंग्विस्टिक स्टेट। हमारी भारत सरकार ने हमेशा ध्यान दिया कि अगर हम भाषा के हिसाब से राज्य बनाते, भाषा के हिसाब से राज्य बनाने से क्या होगा? जैसे आज महाराष्ट्र में ज्यादातर लोग मराठी बोलते हैं, गुजरात में ज्यादातर लोग गुजराती बोलते हैं, तेलंगाना में लोग क्या करते हैं, अपनी भाषा बोलते हैं, मलयालम, तेलुगु, फिर अगर हम बात करें आप कर्नाटक चले जाएं, कन्नड़ बोलते हैं। तो अलग अलग जब हमने क्या करा, भाषा के हिसाब से राज्य बनाए, तो उनको एडमिनिस्टर करना और ज्यादा आसान हो गया, उनकी नीड्स को समझना ज्यादा आसान हो गया। तो हमने देखा हमारी गवर्नमेंट ने लिंग्विस्टिक स्टेट को क्रिएट किया। सिर्फ भाषा के हिसाब से क्रिएट नहीं हुआ, जैसे आप नागालैंड देखें, हिमाचल प्रदेश देखें, उत्तराखंड देखें, या नॉर्थ ईस्ट में क्या कहते हैं आसाम वगैरह को देखें, ये भाषा के हिसाब से क्रिएट नहीं हुए, बल्कि इनके कल्चर को देखा गया, इनके ट्रेडिशन को देखा गया। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, अलग अलग भाषा, उनके कल्चर और ट्रेडिशन के तौर पर अलग अलग राज्यों को बनाया, ताकि उनको इफेक्टिव तरीके से मैनेज करा जा सके, उनकी नीड्स को फुलफिल करा जा सके, और वो अच्छी तरीके से हमारी कंट्री के अंदर रह सके। इनिशियली हमारी गवर्नमेंट को डर था कि अगर हमने भाषा के हिसाब से राज्य बनाए तो वो शायद हमसे अलग हो जाएंगे, बट इसके वजह से कभी भी अलग नहीं हुए, हमारी डाइवर्सिटी और ज्यादा प्रमोट हो गई। दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं लैंग्वेज पॉलिसी। इनिशियली जब हमारा भारत आजाद हुआ तो हमारी गवर्नमेंट ने देखा हमारी कंट्री में सिर्फ 40% लोग हैं जो हिंदी भाषा बोलते हैं, तो हिंदी को लोगों पे थोपना बहुत ज्यादा गलत रहेगा। तो हमारी गवर्नमेंट ने फैसला करा कि 1965 तक हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल भाषा के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। बट जब 1965 आता है तो साउथ इंडियन स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट क्या करते हैं, हिंदी को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। तो वहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जब तक हमारा भारत प्रेजेंट है, या बात करें हमारा भारत जब तक भी रहेगा, तब तक अगर हम बात करें हिंदी और इंग्लिश को क्या करा जाएगा, यूज करा जाएगा किसी भी ऑफिशियल वर्क के लिए। और साथ ही में हिंदी के अलावा 21 और भाषाएं हैं जिनको क्या करा गया, शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। मतलब आप गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम रहते हैं वो उन पर्टिकुलर भाषाओं में भी दे सकते हैं। कभी भी हिंदी को नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि आज भी हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी को एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, जिस वजह से हमारी गवर्नमेंट कभी भी क्या नहीं करती है, लोगों के ऊपर ये नहीं थोपती है कि आपको हिंदी ही बोलना पड़ेगा। जैसे आप श्रीलंका में देखते हैं, उन्होंने बोल दिया आपको सिनालीस बोलना पड़ेगा, जो नहीं बोलेगा उसे क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो हमारी गवर्नमेंट ने देखा यूनिटी को बना के रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस भाषा को थोपना नहीं है। फिर अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट आता है सेंटर स्टेट रिलेशन। 1990 से पहले क्या होता था, हमारे यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कांग्रेस क्या किया करती थी, अलग अलग राज्यों की सरकार को डिसमिस कर देती थी। बट 1990 के बाद जब कांग्रेस ने कभी भी अपने आप को फुली पावर में लेकर नहीं आए, उसके बाद शुरू होता है जो हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं, उनके बीच में जो रिलेशन रहते हैं वो बेटर हो जाते हैं। कैसे बेटर हो जाते हैं? जैसे मान लीजिए मैं एक सेंट्रल पार्टी हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी क्या करे, केंद्र में अपनी सरकार बनाए। केंद्र में सरकार बनाने के लिए मेरे पास इतनी सीट नहीं है कि मैं क्या कर पाऊं, वहां पर अपनी गवर्नमेंट बना पाऊं। तो मैं आपके पास क्या करूंगा, राज्यों के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे हेल्प लूंगा। तो जब ये पॉलिटिकल पार्टी मेरी हेल्प करेंगे तो ये अपनी डिमांड्स भी रखेंगी। तो इनकी डिमांड की वजह से क्या होगा, जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार होगी मैं उन्हें नहीं गिराऊंगा। फिर अगर हम बात करें, इनकी हेल्प करूंगा, इन्हें काम करना सिखाऊंगा। तो 1990 के बाद हम देखते हैं जब से कोलिजन गवर्नमेंट का दौर आया, सेंटर गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच के जो रिलेशन है वो और ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। और किसी भी प्रकार से हम देखते हैं कि कभी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं करती है, जो कि कांग्रेस के समय बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो हमने देखा कि हमारी गवर्नमेंट ने किस तरीके से फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया। बट अगर हम बात करें, हमारे भारत का सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आता है, कब आता है, 1992 में, 1992 में। ये वो ईयर था जब हमारे भारत ने बहुत सारे बदलाव किए, और इन बदलाव के कारण आज अगर हम बात करें, हमारा जो इंडिया है वो इतनी तेजी से डेवलप हो पा रहा है। यहां पर अगर आप नोटिस करें, क्लियर कट लिखा हुआ है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर होता क्या है, ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस रहता है जिसमें आप पावर्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जो क्या रहती है, पावर रहती है सेंट्रल अथॉरिटी से लेकर क्या करते हैं, उसके जो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट रहते हैं उनमें डिवाइड करते हैं। मतलब 1992 से पहले जहां पर हम देखते थे हमारे पास सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रहा करती थी, उन्होंने क्या किया, अपने आप को फर्दर डिवाइड करके लोकल गवर्नमेंट के फॉर्म में लेकर आए। और ये जो चेंज था ये कॉन्स्टिट्यूशनली किया गया, जिस वजह से क्या हुआ, इन
इनके इलेक्शन रेगुलर होने लगे। फिर अगर हम बात करें पावर इनको दी गई, इन्हें मॉनेटरी बेनिफिट दिए गए, और क्यों दिए गए उसका कारण समझिए। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई समस्या है और मैं उसका डिसीजन लेने चले जाऊं, तो बताओ मुझे आपके घर की प्रॉब्लम अच्छे से पता है? नहीं पता। बट आपके घर की परेशानी है, आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने देखा कि हमारे जो छोटे छोटे शहर हैं, छोटी छोटी जो गांव है, वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं और उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है 1992 में कि वो क्या करेगी, अपने आप को सब डिवाइड करके स्टेट गवर्नमेंट की पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी लोकल गवर्नमेंट में। लोकल गवर्नमेंट की वजह से क्या होगा, जो लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स रहेंगी उन्हें आसानी से रिजॉल्व कर दिया जाएगा। अगर हम देखें, बेसिक आइडिया यही था कि आप लोकल इश्यूज को क्या करना चाहते हैं, लोकल लेवल पे एड्रेस करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों का गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन लाना चाहते हैं। जब ज्यादा से ज्यादा लोग गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी जो गवर्नमेंट है वो और ज्यादा हेल्दी गवर्नमेंट बन जाएगी। मतलब किसी एक के पास पावर नहीं रहेगी, हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या करेंगे, पावर को यूटिलाइज करेंगे, हर तरीके से हर प्रॉब्लम को क्या करा जाएगा, रिजॉल्व करा जाएगा, और कभी भी किसी एक व्यक्ति को आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना पड़ेगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे लोकल इश्यूज को हम लोकल लेवल पे रिजॉल्व कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन करवा सके, विमेन और अगर हम बात करें जो माइनॉरिटीज हैं उनको क्या कर सके, गवर्नमेंट में ला सके, और कभी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की वजह से हमारे लोकल लेवल का जो गवर्नमेंट है, लोकल लेवल के जो इश्यूज हैं, या हम बात करें ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो ना रुके। हर तरीके से हम क्या करें, उसको डेवलप कर लें। अब बात आती है कि आप कितने तरीके की लोकल बॉडीज को लेकर आए। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, दो मेन तरीके की लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को लेकर आए। सबसे पहला था रूरल लोकल गवर्नमेंट और दूसरा था अर्बन लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट बनाई गई थी छोटे छोटे गांवों के लिए। मान लीजिए आपका एक बड़ा सा गांव है तो वहां पर एक गांव की एक ग्राम पंचायत हो जाएगी, बट मान लीजिए आपका छोटा सा गांव है जहां पे कुछ परिवार रहते हैं, पास में एक छोटा सा गांव, वहां कुछ परिवार रहते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे गांव को मिलाकर भी आप ग्राम पंचायत बना सकते हैं। यानी गांव के लिए पंचायत समिति को बनाया गया, पंचायत को बनाया गया, जिसको हम पंचायती राज कहते हैं। पंचायती राज में क्या रहता था, एक सरपंच रहते थे और उनके नीचे उनके पंच रहा करते थे। सरपंच और पंच क्या करते थे, पास वाली जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट रहती थी उसके हेल्प से क्या करते थे, अपने गांव का डेवलपमेंट करते थे। अब ग्राम पंचायत का एक स्पेशल फीचर रहता है कि पंचायत क्या करती है, अपने गांव वाले लोगों को मिलाकर ग्राम सभा बनाती है। ग्राम सभा में हर साल का एनुअल बजट क्या करा जाता है, डिसाइड करा जाता है, कहां पैसा खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, ये सारी चीजें वहां मैनेज कर ली जाती हैं। जब ढेर सारी पंचायत क्या करती हैं, आपस में मिलती हैं, तो ये क्या बनाती हैं, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, और जब पंचायत समिति मिल जाती है तो ये बना लेती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। फिर आती है भैया अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात। तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट में आपकी म्युनिसिपैलिटी आ जाती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ जाती है। जैसे छोटा शहर है तो वहां पर नगर पालिका रहेगी, उसका हेड कौन रहता है, म्युनिसिपल चेयरपर्सन रहता है, म्युनिसिपल हेड रहता है। बट अगर हम बात करें जो कौन रहता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट में, सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे हमारे पास भोपाल है, भोपाल के अलावा आपने इंदौर देखा, आपने पुणे देखा, आपने मुंबई देखा, यहाँ नगर निगम रहती है। नगर निगम क्या करती है, बड़ा सिटी होने के कारण बड़े उसमें डिवाइड हो जाती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास कंपैरेटिवली ज्यादा पावर रहती है और वो क्या करती है, ज्यादा टैक्स भी कलेक्ट करती है और ज्यादा काम को करके दिखाती है। यानी हम क्या देखते हैं, विलेज लेवल पर पंचायती राज रहता है। फिर अगर हम बात करें छोटी सिटी है, छोटी सिटी सीसी हमने इसको ले लिया, तो यहां पर क्या रहती है, म्युनिसिपल क्या रहती है, आपकी म्युनिसिपैलिटी रहती है, म्युनिसिपैलिटी एमपी लिख लो इसको। फिर अगर हम बात करें बड़ी आपकी सिटी है तो वहां पर क्या रहती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इस तरीके से क्या करा जाता है, हमारे भारत के अंदर ये सारे जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है ये अपना अपना काम करती है। बट बात आती है कि हमारी गवर्नमेंट ने अपनी जो पावर थी उसको स्टेट से छुड़ाकर लोकल गवर्नमेंट को क्यों दे दिया, और इसका क्या बेनिफिट आज हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखिए, प्रमोट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब जब आप क्या करेंगे, पावर को शेयर करेंगे तो हर व्यक्ति के पास पावर पहुंचेगी। हर व्यक्ति इन द सेंस मतलब उसके वार्ड पार्षद के पास, जो शहर का क्या कहते हैं अध्यक्ष है या मेयर है, उसके पास पावर पहुंचेगी। तो वो क्या कर पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे कि गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे बेनिफिट के लिए भी काम करती है। दूसरी बात अगर हम देखें, अकोमोडेट्स रीजनल डाइवर्सिटी। अलग अलग जो रीजन है वो क्या करेंगे, अपने अपने आप को डाइवर्सिफाई करेंगे, अपने आप को प्रमोट करेंगे, अपनी ग्रोथ को दिखाएंगे, कल्चर को दिखाएंगे, अपने आप को आगे लेकर आएंगे। प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर। मान लीजिए एक ही व्यक्ति के पास पावर है, जैसे हिटलर हुआ करता था, हिटलर ने क्या करा, अपनी पावर का मिसयूज कर लिया। बट छोटी छोटी गवर्नमेंट बॉडीज रहेंगी तो वो अपने अपने हिसाब से काम करेंगी, और कभी कोई स्टेट आसपास का गलत काम करना चाहेगा तो अदर जो स्टेट रहेगा उसे काम नहीं करने देगा। स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, और इसकी वजह से जो हमारी डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है। तो आज हमारा डे नंबर 6 था, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, फेडरलिज्म को पढ़ा, फेडरलिज्म को समझा, फेडरलिज्म के फीचर को देखा, इंडिया एक फेडरल कंट्री क्यों है उसके बारे में भी हमने यहां पर पढ़ लिया है। तो आपको क्या करना है, अपने नोट्स को तैयार कर लेना है और इस चैप्टर को आज ही कंप्लीट कर लेना है। चलिए मिलते हैं कल एक अगली वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाओ, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। चलिए मिलते हैं कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।